बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले उसका सब्जेक्टिव करेंगे, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में उत्सर्जन के बारे में बताया गया है, पहले वही बताएंगे। सच्चा दोस्त वह है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है। वह अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। तो हम बात करेंगे किसका? उत्सर्जन का। ध्यान दो बोर्ड पे। उत्सर्जन ये बहुत बात है चुकरल। उत्सर्जन यानी उत्सर्जन में हम क्या सब करते हैं? तो एक पोषण करते हैं, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन। पोषण, शोषण, परिवहन। पोषण मतलब भोजन ग्रहण, उसके बाद शोषण में ऊर्जा प्राप्ति के लिए O2 ग्रहण, ऊर्जा प्राप्ति के लिए O2 क्या करते हैं? ग्रहण एवं क्या करते हैं? CO2 निष्कासन। CO2 क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। परिवहन में क्या करते हैं? पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन कौन करता है? हृदय के द्वारा। हृदय। निष्कासन इसका कौन करता है? सांस लेने वाला काम फेफड़ा। अब पोषण करने वाला काम कौन करता है? आहार नाल। कौन करता है? आहार। इतना बात कंप्लीट है? इतना बात ठीक है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद चलो हानिकारक। परिभाषा पूछता है उत्सर्जन है किसका? उत्सर्जन का। उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया के द्वारा बने अवशिष्ट को ही उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ ही कहते हैं। रे बोले एक बार लिख। उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? उत्सर्जन के दौरान जो हम निकालते हैं, कौन निकालते हैं? उसी को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे CO2, पसीना, मूत्र, यूरिया, पौधों में ये सब शरीर से निकालते हैं हम, इसको हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। मनुष्य में पाए जाने उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग में कौन कौन आता है? उत्सर्जी अंग का बात अगर करेंगे तो उत्सर्जी अंग कौन कौन होता है? एक तो त्वचा होता है। त्वचा से हम क्या करते हैं? पसीना बाहर करते हैं। त्वचा से पसीना बाहर करते हैं। उसके बाद फेफड़ा हुआ, फेफड़ा से CO2 बाहर करते हैं, O2 अंदर करते हैं। उसके बाद जो है बड़ी आंत और पचा हुआ भोजन को क्या कर भेजते हैं? छोटी आंत में भेजते हैं। उसके बाद यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया से अलग करता है। उसके बाद विक्री क्या करता है? यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है। इतना पॉइंट कंप्लीट हुआ।
उसके बाद हम बात करेंगे कि तो मनुष्य में उत्सर्जन हुआ। मनुष्य में उत्सर्जन के लिए कितना चीज चाहिए? त्वचा, फेफड़ा, बड़ियात, यकृत और विकृत। उसके बाद हम पौधों में उत्सर्जन का बात करेंगे। किसका? पौधों में उत्सर्जन। अब हम बात करेंगे पौधों में उत्सर्जन। किसमें? पौधों में। पौधों में उत्सर्जन। तो पौधों में उत्सर्जन, पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होते। पादपों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं। पौधे उत्सर्जित पदार्थों में अपनी पत्तियों, छाल, कोशिका, यकृतों भी संचयित रहते हैं। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है? गोंद, रेंजिन। कौन है? गोंद, रेंजिन। पौधों का उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है? गोंद, रेंजिन। यानी पूछेगा अगर कि पौधों में उत्सर्जन, तो पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग क्या होता है? नहीं है। पत्तियों, छालों और कोशिका यकृतों द्वारा जो है ये क्या करता है? उत्सर्जन करता है। पौधों के उत्सर्जित अंग कौन होता है? गोंद और रेंजिन। उसके बाद टेनिन वृक्षों के छाल में, टेनिन वृक्षों के, कौन वृक्ष? टेनिन। वृक्ष का नाम है क्या? टेनिन। टेनिन वृक्षों के छाल में रेंजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। किसमें संचित रहते हैं? पुराने जाइलम में। टेनिन के पौधों में रेनिन और गोंद किसमें संचित रहते हैं? जाइलम में। किसमें संचित रहते हैं? जाइलम में संचित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कि जो संचित रहता है इसी को हम क्या कहेंगे? लैक्टेस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेक्टेस। लेटेक्स। क्या कहेंगे? लेटेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेक्स कहेंगे। किसी भी पौधों में निकलने वाले दूध ही कहाँ से निकलता है? दूध कहाँ से निकलता है? लेटेक्स से। किसी भी पौधों में दूध कहाँ से निकलता है? लेटेक्स से। किसी भी पौधों में दूध कहाँ से निकलता है? लेटेक्स से। किसी भी पौधों में दूध कहाँ से निकलता है? लेटेक्स से। चाय। बाउल के पौधे तुमने स्किन ला ली। हाँ? कुछ देव छो जब के लिए पूरा काम क्या किया? नहीं, जो पूरा काम क्या किया? काम नहीं करने का तो पूरा करना चाहिए। जीव एवं उनके नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। जीव एवं उनके उत्सर्जित नाइट्रोजनी पदार्थ में क्या आता है? तो जीव उनके यूरिया। मनुष्य, मनुष्य क्या करता है? स्तनधारी जीव। मनुष्य स्तनधारी जीव। मनुष्य स्तनधारी जीव क्या करता है? यूरिया उत्सर्जित करता है। क्या? यूरिया। उसके बाद मछली। मछली क्या उत्सर्जित करेगा? मछली अमोनिया उत्सर्जित। मछली क्या उत्सर्जित करता है? अमोनिया उत्सर्जित करता है। उसके बाद पक्षी एवं कीट क्या करता है? पक्षी एवं कीट यूरिक एसिड क्या करता है? यूरिक एसिड। पक्षी एवं जीव क्या करता है? यूरिक एसिड। पक्षी एवं कीट क्या उत्सर्जित करता है? यूरिक एसिड। उसके बाद विकृति से संबंधित रचनाएं, उत्सर्जन भाग, चित्र छाप लेना। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और क्या होता है? मूत्र मार्ग आता है। मूत्र के बारे में जानकारी। मूत्र में जल 96%। मूत्र में जल कितना? यूरिया कितना परसेंट? 2%। एवं अन्य पदार्थ कितना परसेंट? 2% होते हैं। मूत्र का स्वभाव अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र किस रंग का होता है? पीली यूरोक्रोम होता है। या अम्लीय मूत्र। मूत्र जो है जल 96%। इसमें जो है यूरिया 2%। यूरिया 2%। अन्य पदार्थ भी कितना होता है? 2%। मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला यूरोक्रोम। पीला यूरोक्रोम। ठीक है। मूत्र में गंध किसका होता है? अमोनिया। मूत्र में गंध किसका होता है?
अमोनिया। ठीक है, उसके बाद यूरिया से अमोनिया बनने में कितना समय लगता है? यूरिया से अमोनिया बनने में कितना समय? 2 घंटा। यूरिया से अमोनिया बनने में कितना समय? 2 घंटा। मूत्र से लगभग कितना मूत्र तक निकाल सकता है? लगभग 500 ml जमा रख सकता है। लिख ली। तो हम इस साइड बताते हैं विक्री के बारे में। यूरिक। अब हम बात करेंगे यूरिक के बारे में। ये मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग। विक्री क्या है? उत्सर्जी अंग है। एक तरह का विक्री उत्सर्जी अंग है। हिंदी में से विक्री, उर्दू में गुर्दा, अंग्रेजी में किडनी, लैटिन में रेनल कहा जाता है। इतना बात याद रखना। क्या क्या? विरिक को ही हिंदी में विक्री का विरिक कहा जाता है, उर्दू में क्या? गुर्दा कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या? किडनी कहा जाता है, लैटिन में क्या? रेनल कहा जाता है। ये बात याद रखना। विक्री का अध्ययन, विक्री का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। विक्री का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। विक्री के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसका आकार जो होता है कैसा होता है? विक्री का सेम के बीज का, यानी सेम के बीज, सेब का बीज, सेम के बीज। इसकी संख्या जो होती है, संख्या विक्री कितनी? 2 होती है। इसका भार जो होता है 140 से 150 ग्राम होता है। 140 से 150 ग्राम भार। झिल्ली, कौन सी झिल्ली घिरी रहती है? तो झिल्ली पेरिटेनियम होता है। झिल्ली कौन सी? पेरिटेनियम। पेरिटेनियम। इसकी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसका जो है काम क्या है? काम क्या है? रक्त क्षरण। रक्त क्षरण। इसका काम क्या है? रक्त क्षरण। और इसका काम है कि पेशाब का निर्माण करता है। अम्ल तथा क्षार की मात्रा को क्या करता है? संतुलित करता है। यह जहर की मात्रा निष्क्रिय करता है। जहर की मात्रा क्या करता है? इसका बाहरी भाग को कोर्टेक्स, बाहरी भाग को कोर्टेक्स, विक्री के बाहरी भाग को कोर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला, भीतरी भाग को मेडुला एवं प्रवेश द्वार को क्या बोलेंगे? रेनल हिलियम। रेनल हिलियम। विक्री कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग। विक्री कैसा अंग है? उत्सर्जी। विक्री का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। विक्री का आकार कैसा होता है? सेम के बीज का। संख्या कितनी होती है विक्री की? 2। भार कितना होता है? 140 से 150। झिल्ली कैसी होती है? पेरिटेनियम। काम क्या है? रक्त क्षरण। बाहरी भाग को कोर्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला, और प्रवेश द्वार क्या करेंगे? रेनिलम ह्यूमन हिलियम। इतना बात ध्यान में रखना। रेनल हिलियम में सबसे अधिक अमोनिया होता है। एक विक्री में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक विक्री में लगभग कितने लाख? 10 लाख होते हैं। प्रत्येक विक्री
बाहर से संयोजी ऊतक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक विक्री में सूक्ष्म लंबी कुंडली नलिका पाई जाती है जो नेफ्रॉन या क्या कहलाती है, विक्री नलिका कहलाती है। कृत्रिम विक्री या डायलिसिस मशीन से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम विक्री या डायलिसिस मशीन। अब हम बात किसका करेंगे? कृत्रिम विक्री या डायलिसिस मशीन। कृत्रिम विक्री या डायलिसिस मशीन, इसके बारे में हम बात करेंगे। संक्रमण रोग, मधुमेह या बाहरी चोट के कारण जब मनुष्य का विरिक कार्य नहीं करता है तो उसके जगह पर हम रक्त छानने और मूत्र के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी जब हमारा विक्री काम नहीं करता है तो उसके जगह पे क्या करते हैं, एक अतिरिक्त मशीन का उपयोग करते हैं। क्यों? तो रक्त छानने और मूत्र के निर्माण के लिए। इसी को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम विक्री या डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम विक्री या डायलिसिस। होम्योडायलिसिस किसे कहते हैं? तो होम्योडायलिसिस एक अविकसित मशीन जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। एक अविकसित मशीन जिसे हम क्या कहते हैं? डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त प्रक्रिया को छानने की रक्त प्रक्रिया को क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। महत्वपूर्ण बिंदु में डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलाइजर कहते हैं। अरे सब पीडीएफ में लिखा है, पहले समझो न रे। इस टंकी में डायलिसिस फ्लूइड नामक एक तरल पदार्थ भरा होता है। इस टंकी में सेफ्लॉन की नली डाली होती है जो रक्त में नाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से अलग करता है। रे तुम लोग क्या कर रही है? इधर देखो, सब है उसमें। प्रतिदिन यूरिक अम्ल की मात्रा 100 ml रक्त में 2 mg या 3 mg तक होता है। कितना होता है? 2 mg या 3 mg तक होता है। नेफ्रॉन के बारे में कुछ जानकारी है। प्रत्येक विक्री में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन की नलिका या नेफ्रॉन होते। कितने? प्रत्येक विक्री में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना होती है। कैसी रचना? प्याले जैसी रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक एक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। बोमेन संपुट एक ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से मेलपियागिन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपियागिन कोष। नेफ्रॉन की संरचना, उनके कार्य संरचना है, देख लेना। विरिक नलिका या नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबर पुनर्शोषण, तीसरा ट्यूबुलर स्त्रवण। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में रक्त के साथ आए यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि में क्या होते हैं? अनावश्यक पदार्थों को रक्त से छानकर क्या करते हैं? रक्त को पुनः वापस भेज देते हैं। फिर ट्यूबर पुनरावशोषण जो है, इसमें क्या होता है? कई बार ग्लोमेरुलस रक्त को छानते समय पोषण तत्वों को भी छान देता है। इस विधि को पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। मुख्य रूप से इसी विधि में सारा ग्लूकोज पुनः क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। मतलब रक्त छानते छानते क्या करता है? पोषण को भी छान देता है। इसलिए इसका फिर से क्या होता है? छानना चालू होता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ट्यूबर
पुनरावशोषण। अब हम बात करते हैं ट्यूब और स्त्रवन। तो कभी कभी नलिकाओं के कोशिकाओं में से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी निकलकर फिल्ट्रेट में मिलकर ब्लैडर मूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ब्लैडर मूत्र का निर्माण करते हैं। इस विधि को ट्यूबर स्त्रवन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें हेमियोडायलेशन मशीन का निम्नलिखित चित्र बनाया गया, देख लेना। मानव मूत्र का भी बनाया गया, देख लेना। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय परस्त। उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया द्वारा बनने वाले अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशतमता क्या है? तो मूत्र में 96% क्या है? जल है। मूत्र में 96% क्या है? जल है। यूरिया कितना परसेंट है? अन्य पदार्थ कितना परसेंट है? जो बना लिया है बड़ा थैंक यू का पात्र है, क्योंकि मेरा गला दर्द करने लगा। मानव मूत्र में 96% क्या है? जल है। यूरिया कितना परसेंट है? 2%। अन्य पदार्थ कितना परसेंट है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें अपवाही धमनिका एवं अविवाही धमनिका द्वारा क्या होता है? लाए गए रक्त से यूरिया और यूरिक अम्ल जल ग्लूकोज और लवण आदि को क्या जाता है? छाना जाता है। विक्री के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। विक्री के महत्वपूर्ण कार्य है रक्त से अवशिष्ट एवं ग्लूकोज को छानना, मूत्र का निर्माण करना। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पौधों अपना उत्सर्जित पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं? पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ निम्न रूप में निष्कासित करते हैं। गोंद, रेंजिन, टेनिन। क्या है? गोंद, रेंजिन, टेनिन और लेटेक्स। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है क्या? नेफ्रॉन का नामांकित चित्र एवं कार्यों। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र तो तुमको बताइए दिए हैं, इसका कार्य क्या होता है बता दिए हैं। मूत्र विधि निर्माण बताइए दिए हैं कि तीन विधि से होता है। कृत्रिम विक्री बता दिए हैं जिसको डायलिसिस हम कहते हैं। यानी इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव में छोटा सा सुनाते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो कभी अपने ये सब्जेक्ट ही है बोला है। अच्छा, जिंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही आगे खड़ा है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? के कारण। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? सभी टेनिन, गोंद, रेजिन। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मूत्राशय में। मानव गुर्दे का आकार होता है। हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है। और हाँ, जो भी YouTube के माध्यम से देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जब पहली बार आए हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन होता है? अमोनिया। पौधों में उत्सर्जन होता है। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर के कहाँ से होता है? यकृत से। कृत्रिम विक्री किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? किस उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? कौन विक्री की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? विक्री किससे संबंधित होता है? मूत्र में होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है विक्री, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय।
कृत्रिम विकृति अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक किया जाता है, क्या होगा? नाइट्रोजन। मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो आज उत्सर्जन चैप्टर हो गया है, तब इससे आगे कल हम लोग चर्चा करेंगे।